हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियो अपना काफ़ी लंबा होने वाला था और वो पैसिव वॉइस पे था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा बीच में ही पॉज हो गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे जितने भी पैसिव वॉइस के रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो और चाहे से 10th 12th 9th 11th आरबीएससी सीबीएसई कहीं पे भी अगर आपका ये टॉपिक आता है वॉइस नाम का, वो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ। आप बिल्कुल फोकस रखेंगे इस चीज़ पे। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अपने 4 रूल हो गए थे, टॉपिक चल रहा था अपना पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नाम का आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 4 रूल लर्न करवा दिए थे और मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार रिवीजन करवा दूँ उसका। कि वो 4 रूल थे, वो इम्परेटिव थे। मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। उसके बाद में था अगर सेंटेंस डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो तो आप आराम से लिख सकते थे लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, और यू आर प्रोहिबिटेड टू भी लिख सकते थे, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब आती है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इंट्रांसिटिव आती है तो भी आप इंपरेटिव सेंटेंस का बना सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दी थी। तीसरा रूल था, यदि कोई सेंटेंस आपका प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट हो तो आप उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते थे और उसके बाद में उसको कंप्लीट कर दिया करते थे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस राइट करके, बाय रिमूविंग प्लीज़ और काइंडली। प्लीज़ और काइंडली को हटाकर शेष वाक्य आप राइट कर दिया करते थे। उसके बाद में या फिर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया करते थे। और उसके बाद में था प्लीज़ काइंडली डोंट और डोंट और डू नॉट, जिसका आप यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट करके सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया करते थे, जहां प्लीज़ काइंडली डोंट डू नॉट को आप रिमूव करते थे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू एक्चुअली रोट देयर, आपने वहाँ लिखा होगा और आपका सेंटेंस सही रहा होगा। और इसके बाद में अपना जो वीडियो था वो पॉज हो गया था। उसी की आगे की बातचीत आज हम स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं और देखते हैं 5th रूल जो होता है लेट से स्टार्ट। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट तो आप क्या करेंगे, आपको अगर रूल नंबर 1 लर्न हो तो आप आराम से उसको राइट कर सकते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं जो आपका रूल नंबर 1 था वो था कि लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, आपको इसके आगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट और बोलना है। तो रूल नंबर आपको 5 लर्न हो चुका होगा मेरे हिसाब से, और ये है इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट। अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो आप आराम से लिख सकते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। इट मीन्स बाय ऑब्जेक्ट और बोलना है रूल नंबर 1 से आगे। उम्मीद आपको अच्छे से ये लर्न हो चुका होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी टीच हिम। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट हर प्ले अ मैच। अब आप ये एक बात चीज़ समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ 2 बार ऑब्जेक्ट राइट किया है। एक्चुअली यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, बट ये मैं आपको बता दूं कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ सब्जेक्ट नहीं राइट करके ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको राइट करना है। इसको हम देखते हैं। जैसे सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ, आपने सबसे पहले लिखा लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने जा रहा है। बट हम चाहे इसका सब्जेक्ट बनाना तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन हमें पता है लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ हिम लिखा, लेट हिम। उसके बाद में बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म डॉट, और उसके बाद में हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म आपने लिख दी, उसके बाद में बाई, और मी का ऑब्जेक्ट मी होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आई का ऑब्जेक्ट आप मी लिखेंगे, वी का ऑब्जेक्ट आप अस लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट आप यू लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना हो तो मी का आई लिखेंगे और आप अस का वी लिखेंगे। ऐसा करके मैंने आपको एक लिस्ट भी बता दी थी जो लास्ट वीडियो में थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आगे वाले रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए। इसको आप बना चुके हैं, मेरे साथ में बोलें यस ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल सही बोल पा रहे हैं। लेट अ मैच, जी आप बोलते जाएँ, अच्छा लग रहा है सुन के। उसके बाद में आपने लिखा बी थर्ड फॉर्म, आपने लिखा प्लेड, और उसके बाद में बाय प्लस, और आपने ऑब्जेक्ट बता दिया है हर। उम्मीद है ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो रूल है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा सुन लेंगे। यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो आप लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म आप वहाँ राइट करेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे, जो फर्स्ट रूल के आगे वाला रूल था। उसके बाद में रूल नंबर 6 पे आते हैं, जो ये बोलता है यदि कोई वाक्य इन्फिनेटिव हो
अच्छा सर, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब किसी वाक्य में एक ही वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब दो क्रियाओं का यूज़ किया जाता है तो आप वहाँ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपने लिखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, जी सर हम पहचान जाएंगे यदि किसी वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो तो हम टू बी थर्ड फॉर्म के रूप में इसको राइट कर देंगे। ये रहा टू बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में आपको करना है। करना क्या है, यदि वाक्य इन्फिनेटिव हो, सर इन्फिनेटिव कैसे मिलेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो करना क्या है, आपको पैसिव वॉइस करने के लिए उसका टू बी थर्ड फॉर्म करना है। देखते हैं कैसे। आपने लिखा आई एम टू रीड अ लेसन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैड टू मेक अ प्लान। और इसका आपने बनाया, आप इसको देखते जाएंगे। काम वही करना है जो पैसिव इसमें करते आए हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने लिखा अ लेसन, उसके जस्ट बाद में आपने लिखा कि जब भी आपके इन्फिनेटिव आ जाए, बहुत गौर से सुनेंगे, जब भी आपके इन्फिनेटिव आ जाए तो आप टेंस से रिलेटेड कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप जो टेंस आपके सामने लिखा है उसी को आप ऐसे वैसे राइट करेंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ एम आया है, आप यहाँ एम राइट नहीं कर सकते। रीजन है क्योंकि आई के साथ एम आता है तो आप इस ग्रुप में से, ग्रुप मीन्स अगर एम लिखा है तो इजेमार ग्रुप होगा, वॉज लिखा है तो वॉजर ग्रुप होगा, हैज़ लिखा है तो हैज़ेव ग्रुप होगा। अभी इस ग्रुप में आप लेना चाहें तो आप यहाँ इज लिखेंगे। आपने टेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, जैसा था वो लिखा है। लेकिन आप यहाँ एम नहीं लिख सकते क्योंकि आपका सब्जेक्ट आई नहीं है। उसके बाद में आपके सामने दिख रहा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप इसका कर देंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। और फिर आप लिख देंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप खुद करके देखें। आपने लिखा अ प्लान, बहुत इजी है, इन्फिनेटिव वाला बहुत इजी है। हेड से कोई छेड़छाड़ नहीं है, आपने हेड ही लिखा। उसके बाद में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है जिसका आपको टू बी थर्ड फॉर्म के रूप में राइट करना है। उसके बाद में आपने बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो यू का यू ही होता है आपने लिख दिया है। उम्मीद है ये वाला सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस मैं इसी के थ्रू आपको कंप्लीट लर्न करवा देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप मेरी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, आप उस पर लाइक्स करते हैं, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है आप आराम से उसको रेस्पॉन्स करते हैं। इस तरीके समझ में नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप क्वेश्चन पूछा करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ जो उस बच्चे का एक जो कमेंट के जरिए मेरे पास में पहुँचा था उसका मैं बताना चाहता हूँ क्या उसका आंसर है। बच्चों को कन्फ्यूजन था। आई लाइक, उसके बाद में था ऑडियंस, और उसके बाद में था सेंटेंस टू रेस्पेक्ट मी। आप गौर से सुने, आप बिल्कुल आराम से सुने, बहुत अच्छे ढंग से सुने। ऐसे सेंटेंस आते हैं लेकिन इनसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना। इट्स टू इजी, आप समझते जाएं। आपको पता है काम वही करना है। आपने लिखा आई, उसके बाद मैंने कहा टेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको ऐसे कैसे लिखना है। जैसे आपने एक रूल और पढ़ा होगा, आई एम गोइंग टू, तो गोइंग टू ऐसे कैसे आता है, उसके बाद में गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म आपका यूज कर दिया जाता है। वैसे आप इसको लिखेंगे आई लाइक, उसके बाद में आपने लिखा टू बी और रेस्पेक्टेड। अब आप बोलेंगे सर बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, क्यों आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इसका सेंस अजीब सा हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत गौर से। आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, मैं पसंद करूंगा कि मेरी क्या की जाए, मेरा रेस्पेक्ट किया जाए। किसके द्वारा? जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके सामने बैठे हैं। तो आप ऑडियंस को भी नहीं लिख सकते। और बाय प्लस मी, तो आप तो अपने ही जरिए, आप ऐसा हो नहीं सकता है आप अपने ही जरिए अपना रेस्पेक्ट करवाना चाहते हैं। रेस्पेक्ट दूसरों के जरिए करवाया जाता है, इसलिए इनको लिखना नो यूज होगा। और आपका जिसका आंसर है जो बहुत इजी है कि जब भी इन्फिनेटिव आए, इन्फिनेटिव का मुझे पता चल गया कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं और पैसिव इसमें इसका हम टू बी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, जो यहाँ लिखा है लाइक गोइंग टू आपको लर्न हो रहा होगा, तो उसकी तरह इस लाइक को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में बात आई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने टू बी थर्ड फॉर्म राइट किया है। ऑडियंस को इसलिए नहीं कि जो आपके सामने बैठा है वो क्या
उसी से आप रेस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, न कि बाई मी। तो आपकी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, मैं दोबारा से रिपीट भी करूँगा इनको, एक बार आप सुनते जाएं। जो था, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज़ टाइम, यदि सेंटेंस इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम से स्टार्ट हो। बहुत ईजी सेंटेंस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत गौर से सुने। तो आप क्या करेंगे, इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम, तो आप जैसा आया है वैसा वैसा लिखेंगे। इट मीन्स इट इज़ टाइम आया है तो आप इट इज़ टाइम लिखेंगे, और इट वॉज टाइम आया है तो आप इट वॉज टाइम लिखेंगे। इट वॉज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अब इसको आप कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे, लर्न करवाने की गारंटी मेरी है। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, आप सेंटेंस देखेंगे आपको समझ में आएगा। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। ये आपका सेंटेंस है, आप आराम से इसको देखें। जैसे इट इज टाइम आया आपने भी लिख दिया इट इज टाइम। उसके बाद में अब अगर आप इसका हिंदी देखें तो ये होगा यह समय है। किस चीज के लिए, तो के लिए आप यूज करेंगे फॉर। किस चीज के लिए, द शॉप, ऑब्जेक्ट द शॉप। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इन्फिनेटिव आ गया। और इन्फिनेटिव आ गया तो आपको पता है कि आप उसको लिखेंगे टू बी थर्ड फॉर्म ओपन। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आप देखते हैं इसका। इट वॉज टाइम टू प्ले अ मैच। अब सुनेंगे आप, इट इज टाइम का आपने लिखा इट इज टाइम, इट वॉज टाइम थी, इट वॉज टाइम। उसके बाद में यह समय था किस चीज के लिए, तो के लिए के आप यूज करेंगे फॉर। फिर आपको पता है अ मैच टू बी प्लेड, क्योंकि टू प्ले आपके पास में था और आपने टू बी प्लेड लिखा है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसका रिवीजन कर लें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। रूल नंबर 5 अपना था कि यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो लेट, जो आपको पहला रूल था उसी के आगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। पहला रूल था लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, और पांचवा रूल है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। इट मींस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको एड और करना है। एग्जांपल आपने देख लिए हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। कहाँ इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब एक ही वाक्य में दो क्रियाओं का यूज किया जाता है तब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अलग से जब एक चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसको और आराम से बताएंगे। सीधी बात यह है, आपको जब भी किसी वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो आप उसको टू बी थर्ड फॉर्म लिख देंगे। आपने देखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, काम वही करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आपने लेसन बनाया, इसके अकॉर्डिंग टेंस आपको चेंज नहीं करना, जैसा टेंस वैसा लिखना है। वहाँ एम था अकॉर्डिंग टू आई, यहाँ इज है अकॉर्डिंग टू अ लेसन। उसके बाद में आपको दिख रहा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने टू बी थर्ड फॉर्म लिखा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लिख दिया है। एक बच्चे का पिछले वाले वीडियो पे एक कमेंट था कि सर ये एक सेंटेंस है, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो इसका आंसर ऐसा क्यों, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड। तो इसका ये है, आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, जो टेंस उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे एक और सेंटेंस था, आई एम गोइंग टू प्ले अ मैच, तो आप उसको भी इसी प्रकार से बनाते थे कि गोइंग टू को ऐसा ऐसा लिखते थे। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि लाइक ऐसा ऐसा आया, फिर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया जिसका आपने टू बी थर्ड फॉर्म कर दिया। ऑडियंस लिखना है इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जो भी सामने होगा उसी से आप रेस्पेक्ट चाहते हैं। बाय प्लस मी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि अपने से अपना कोई रेस्पेक्ट हो नहीं सकता, हो तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट इज ए डिफरेंट मैटर। ओके, आगे चलते हैं। इट इज टाइम, इट वॉज टाइम, इट्स टू ईजी रूल, ये बहुत ईजी रूल है। इट इज टाइम आए तो इट इज टाइम लिखना, इट वॉज टाइम आए तो इट वॉज टाइम लिखना। उसके बाद में इट इज टाइम, इट वॉज टाइम का बोल के देखें तो होगा इट इज टाइम, यह समय है किस चीज के लिए, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर मीन्स के लिए, द शॉप, शॉप के लिए क्या करना है, टू ओपन, तो टू बी ओपन करना, टू बी थर्ड फॉर्म के रूप में आप इसको राइट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, इट वॉज टाइम टू प्ले मैच, तो आपने लिखा इट वॉज टाइम फॉर मैच टू बी प्लेड। उम्मीद है तीनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद कंसेप्ट। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। इजी रूल्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप इनको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये वीडियो इसके बाद से आपको कभी पैसे इसके लिए कोई किसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में वो गाइड है उसमें से ज़रूर देखें, एग्जाम्पल्स करें ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने लग जाए। नेक्स्ट जो आपका रूल है, रूल नंबर 8, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। रूल नंबर 8, अगर आपको किसी वाक्य में किसी मॉडल का जो है यूज मिले, इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ मॉडल इन अ सेंटेंस एंड यू नो देयर आर 13 काइंड्स ऑफ मॉडल, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, डेयर, नॉट, नीड नॉट। तो इनमें से कोई भी एक आपको मॉडल मिले तो आपको करना क्या है, मॉडल तो हम पहचान जाएंगे लेकिन करना क्या है, तो आपको उस मॉडल में बी ऐड कर देना है। आपके समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे कैसे। आई कैन डू दिस वर्क, ये सेंटेंस है। कुड शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। देख पा रहे हैं आपको यहां एक मॉडल दिख रही है, कैन मॉडल दिखाई दी, काम वही करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आपने लिखा दिस वर्क, मॉडल आ गई। मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एक्सिलरी वर्ब भी होती है, मैंने आराम से बता रखा है इसको जब टेंसेस मैंने पढ़ाए थे। तो आप लिखेंगे कैन, जहां मॉडल आई है वहीं आपको कैन लिखना है। पता है रूल आपको, कैन में बी जोड़ना था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाते हैं क्योंकि विदाउट थर्ड फॉर्म वी कांट इमेजिन पैसिव वॉइस, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं होती। और आप बाद में लिख देंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट मी। उम्मीद ये वाले जो रूल है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य में कोई मॉडल आपको मिले तो उसमें हमेशा बी जोड़ देते हैं और उसके बाद में थर्ड फॉर्म राइट करते हैं। इसको आप देखते हैं, आपने लिखा अ लेटर, ओ सॉरी, जहां मॉडल थी वहीं मॉडल का यूज करना है। मॉडल स्टार्टिंग में थी, आपने भी मॉडल को पहले लिखा, उसके बाद में आपने लिखा अ लेटर एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको बी जोड़नी है क्योंकि मॉडल से बी जोड़ना था, आपने जोड़ा बी। उसके बाद में थर्ड फॉर्म रिटर्न और आपने लिखा बाय प्लस ऑब्जेक्ट हर। उम्मीद है ये वाला सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनेंगे। यदि किसी वाक्य में आप किसी मॉडल का यूज देखें तो उसमें आपको बी जोड़ना है और उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है टू मेक पैसिव वॉइस। मॉडल्स वाला रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रूल नंबर 9 पे चलते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद हु, मैंने कहा था जब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था, इससे पीछे जो बेसिक आपका जो पैसिव वॉइस था उसमें, तो मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड को ऐसा लिखते हैं दो को छोड़कर। उन दो में मैंने लिखा था हु एंड होम। आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि ये वाला तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो क्या करेंगे सर, तो हम यहाँ बाई होम लिख देंगे। अगर सेंटेंस का स्टार्ट हु से हो तो आप यहाँ बाई होम लिखेंगे। देखें कैसे, हु had finished this work, question mark, who made tea। ओके, देखेंगे हु आया, आपने लिखा बाय whom। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हु आए तब आपको बाय होम लिखना। अब आप यहां तक देखें, आपको दिख रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती थी हैड बीन। आपने लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट दिस वर्क, उसके बाद में आपने लिखा बीन और फिर आपने लिख दी थर्ड फॉर्म। तो सर बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखना क्या? एक्चुअली जो भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है उसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट को पूछता है और हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमें यहाँ सब्जेक्ट नहीं मिला तो हम ऑब्जेक्ट भी नहीं लिख सकते। दोबारा सुनेंगे, अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हु के स्थान में बाई होम लिखेंगे। शेष वाक्य अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव रूल आप करेंगे। इट मीन्स टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आपके दिमाग में बात आ गई कि हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है। आपने लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म।
आगे चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा आंसर शीट में कि ये बाई जो है लास्ट में आ जाया करता है। एक बार मैं इस चीज़ को भी समझा देता हूँ। एक्चुअली हु के स्थान पे हुम लिखते हैं, हुम के स्थान पे हु, तो ये बाई पहले कैसे आया, मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको। एक बार मैं हु के स्थान पे हुम लिख के देखता हूँ, हुम, ओके। इसको आप पहले लिखते हैं हु वॉज डूइंग दैट वर्क, इसको करके देखते हैं। हु वॉज डूइंग कंटिन्यूस टेंस पास्ट का, तो आपके समझ में आया कि वो जो बीइंग आना है। आपने लिखा वॉज दैट वर्क बीइंग, और अब आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म डन, फिर आप लिखेंगे बाई और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। कि सर एक बार आपने पहले बाय लगाया है, हाँ अपना रूल बोलता है कि हम WH वर्ड को लिख देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बनाते जाएंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। अब अपने पास में सब्जेक्ट नहीं था तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, कोई नहीं, लेकिन आप बाय तो लिखेंगे ही ना। लेकिन हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, तब अजीब सा महसूस होता है कि होम वॉज दैट वर्क बीइंग डन बाय, तो ये अजीब सा महसूस होता है। इसीलिए बाई को हम सबसे पहले भी राइट कर सकते हैं। और इंग्लिश का ये नियम है कि इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा यूं बनावट में आता है कि जो सबसे लास्ट में है उसको आप सबसे पहले भी लिख सकते हैं, जो सबसे पहले उसको आप सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो पुराने सेंटेंस हुआ करते हैं, विच क्लास डू यू रीड इन, और उसको कई बार हम ऐसे भी बोलते हुए लिखा हुआ देखा हमने, इन विच क्लास डू यू रीड। तो आप इसको पहले लिख देते हैं कई बार, और कई बार बाद में लिखें, लेकिन लिखना एक ही तरफ है। अगर बाद में लिख रहे हैं तो पहले नहीं लिखें, और पहले लिख दिया है आपने तो बाद में नहीं लिखे, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। यदि किसी वाक्य में आपको किसी मॉडल का यूज मिले तो आप उसमें हमेशा बी जोड़ देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। और यदि किसी वाक्य में आपको हु मिले, हु से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो उसके स्थान पे आप बाय हुम का यूज करते हैं, और उसके अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप इसको राइट कर देते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। एक बात हो गई कि हमने हु लिखा है, हु का हम हुम करते हैं, जिसको आप बाई हुम लिखते हैं, बाई पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, नो मैटर। अब हम चलते हैं कि रूल नंबर 10 जो ये बोलता है कि अगर हुम आ जाए तो आप क्या करेंगे, इट्स टू इजी। जैसे आपने हु का हुम किया था वैसे हुम का आप हु कर दीजिएगा। लाइक whom did he teach English। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, whom had you given a book। शाही थोड़ी कम पढ़ने लगे हैं मार्कर में, इस रूल को समझने बाद में फिलअप करते हैं। ओके, आपने लिखा हु का हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पहले इसको समझिए। होम का आपने हु किया है, आपने देखा ये पास्ट सिंपल टेंस है, कोई मैटर नहीं है। आपने लिखा वॉज, ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बनाया है इंग्लिश, उसके बाद में आपने लिखा है टॉट, उसके बाद में आपने लिखा है बाई, और आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया हिम, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। हुम का आपने लिखा है हु, पास्ट परफेक्ट टेंस आपने लिखा हैड, उसके बाद में आपने लिखा सब्जेक्ट अ बुक, उसके बाद में आपने लिखा है अ बुक, थर्ड फॉर्म बीन, थर्ड फॉर्म गिवन, और बाय यू। उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हु आए तो आप हुम करते हैं, हुम आए तो हु करते हैं। जो बाकी वाला सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं इंक इसमें फिलअप करता हूँ।
ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मच टाइम टू मी। आपका टाइम मैंने स्पेंड किया है 1 आधे मिनट, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं 11, रूल नंबर 11 पे, जो बहुत ज़्यादा इजी है, आपने देखा। अब आते हैं हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, सर ये क्या होते हैं? ये होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। मैं अभी क्लियर करता हूं कौन कौन से होते हैं। एवरीवन, एनीथिंग, एनीवन, एनीथिंग, ओ सॉरी एवरीथिंग नहीं है, एवरीवन एवरीबडी, आप ऐसे लिखें, सॉरी। एवरीथिंग एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, समवन somebody, people, we, they, all, ये सभी आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो जब सर कभी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आए तो आप करते क्या हैं? तो उसको हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। उसको हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। जब भी आपको एवरीवन, आप दोबारा लर्न करेंगे मेरे साथ में, वेन एवर वी गेट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देन वी डोंट राइट बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तब हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं। एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, समवन समबडी, पीपल वी दे ऑल। दोबारा बोलेंगे, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, पीपल वी दे ऑल। इस प्रकार से आप इसको राइट कर सकते हैं, करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो इसको हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। सर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होता है? आपने देखा हो हम लिखते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पत्र लिखा, इट मीन्स आपको पता है कि पत्र मैंने लिखा। आपके जहन में ये बात है कि इसका सब्जेक्ट, इसका जो करता है मैं हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी ने मेरी हेल्प की, ये मुझे पता है मेरी हेल्प की गई थी, लेकिन किसके द्वारा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इसका मतलब जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता किसने काम कर दिया एक्चुअली, तो हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं किसके द्वारा काम किया गया। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आप देखेंगे इसके एग्जांपल, समवन हेल्प्ड मी, और इसका आप जब पैसेज बनाने जाएं तो आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। बनाया आपने आई, दिस इज पास्ट सिंपल टेंस, आपने इसी के अकॉर्डिंग लिखा वॉज। फिर आपको लिखनी है थर्ड फॉर्म, आपने लिखा हेल्प्ड, और फिर लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इसमें आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास में अदर वर्ड्स हैं यू कैन राइट देयर, आप वहाँ राइट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और भी आते हैं जिनमें नो वन, नबडी, नन एंड नथिंग। जब ये वाले आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मिले तो भी आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सेंटेंस को आप, वाक्य को आप नेगेटिव जरूर बना देंगे। और नेगेटिव बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप तीसरे स्थान पे नोट का यूज कर देते हैं। लाइक नो वन सिंग्स अ सॉन्ग, आपने इसका बनाया तो आपने लिखा अ सॉन्ग। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने लिखा इज। नेगेटिव जो बनाना है आपने थर्ड प्लेस पे नोट लगाया और आपने लिख दिया संग, थर्ड फॉर्म। और नो प्लस जो वन है उसको आपने बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखा है, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को कभी हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट्स के रूप में नहीं लिखते हैं। दोबारा से देखेंगे रूल नंबर 10 कि यदि सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो तो उसके बजाय हु कर देंगे। और 9वां रूल आपने पढ़ा था कि हु आए तो उसके स्थान पे आप हुम लिख देते हैं। शेष वाक्य जो है इंटरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके बाद में रूल नंबर 11 है कि इफ़ वी गेट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं सर? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो होते हैं जिनका हमें पता नहीं चल पाता एक्चुअली वर्क किसने कर दिया है। पता चलने बाद में हम लिख देते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ही, बाय प्लस हिम,
बाय प्लस हर, बाय प्लस मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी आपको पता नहीं चल रहा तो आप ये राइट नहीं कर सकते कि एक्चुअली काम किसने किया, तो आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होता है? एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, पीपुल, वी, दे, ऑल। जब भी आए तो आप कभी भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर एग्जाम में दे रखा है दैट्स डिफरेंट मैटर, बाकी खुद से आप कभी ये नहीं लिखेंगे। अब अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कुछ अलग से होते हैं जिनकी आप बातचीत करें, नो वन, नबडी, नथिंग, ये अपने आप में नेगेटिव हैं, इसलिए आपको भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखना है, लेकिन इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव जरूर बनाना है। अभी लास्ट की जो 2-3 वीडियोस थे उसमें भी इतने पसीने आ रहे थे, बच्चों ने कहा कि सर पसीने बहुत आते हैं, पंखा वगैरह चला लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली पंखा चलाने बाद में आवाज़ अच्छी नहीं आ पाती, इसलिए आप इस पसीने की टेंशन नहीं करें, आप आराम से समझते जाएं और ऐसे ही आप मुझे प्रमोट करते रहें। जिस प्रकार से आप लाइक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे जो कमेंट करते हैं उससे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आप आराम से पढ़ते जाएँ और जो चीज़ समझ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाएं। आप इसको देखें, आप इसको वो करें, स्क्रीनशॉट लें इसका, ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 की तरह मैं रूल नंबर 5 से दोबारा रिपीट कर देता हूं जब तक मैं इरेज करता हूं, ताकि आपका भी टाइम यूज हो जाए। रूल नंबर 5 था, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट, अगर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको टू बी थर्ड फॉर्म के रूप में हम राइट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम को एज इट इज़ राइट करते हैं। और उसके बाद में पता है इट इज़ टाइम, इट वॉज का टाइम का मतलब होता है कि यह समय है या यह समय था, किस काम के लिए, तो 4 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बाय प्लस 2b प्लस ऑब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद में मैंने बताया रूल नंबर 7, जिसमें ये बताया 8, जिसमें ये बताया कि अगर किसी वाक्य में किसी मॉडल का यूज़ हो तो मॉडल प्लस बी लिखेंगे। फिर हमने हु और हुम का पढ़ा, हु आए तो हुम करते हैं, हुम आए तो हु करते हैं। बाई हुम भी लिखते हैं, बाई आप चाहे पहले लिख सकते हैं, बाई चाहे आप बाद में लिख सकते हैं। और उसके बाद में हमने बताया कि जब भी सेंटेंस आपके सामने अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब रूल नंबर हम चलते हैं 12 पे। अगर आपको डबल ऑब्जेक्ट मिले, अगर आपको डबल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तब आप क्या करेंगे, सुनेंगे गौर से। किसी एक को आपको सब्जेक्ट बनाना है और जो बाकी बच गया उसको आप थर्ड फॉर्म के बाद में राइट करेंगे जब आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट्स हों। आप देखेंगे आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, क्वेश्चन जब पूछा है, यहां आप देख पा रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट है। आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही गेव मी अ बुक। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास में यहां डबल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत गौर से आप सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है ताकि इसके थ्रू आप ये भी लर्न कर पाएं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो आप देखेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग बीइंग होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, लाइक अ क्वेश्चन, अ बुक। और जो लिविंग बीइंग होते हैं, जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लिखने का तरीका भी आप यही ध्यान रखेंगे, पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सर अभी तो आपने बताया हमें लर्न हो गया, बट फ्यूचर के लिए हम अपने दिमाग में इस चीज़ को कैसे सेव करें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो बहुत सिंपल इसका ट्रिक है कि डायरेक्ट का पहला वर्ड है वो है डी। डी मीन्स डेड। जो भी डेड है, नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और इनडायरेक्ट का पहला लेटर आप देख पा रहे हैं आई। आई मीन्स मैं, और मैं तो जिंदा हूं। तो जो भी लिविंग बीइंग्स होती हैं उनको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। दोबारा सुनेंगे,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब शॉर्ट में लिखते हैं डीओ होता है, डी मीन्स डेड, डेड मीन्स नॉन लिविंग बीइंग्स, तो वो हमेशा क्या होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो हमेशा क्या होंगी, निर्जीव होंगी, तो वो होंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहला जो लेटर है वो आता है आई, आई मीन्स मैं, और मैं जिंदा हूँ। इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो आते हैं जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, और इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो आते हैं जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं। उम्मीद है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का गेम आपको समझ में आ गया। और सेंटेंस में लिखने का तरीका होता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पहले जिंदा जो लोग हैं जीवित उनको लिखेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, हमें दो ऑब्जेक्ट मिले हैं, करना क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, जब दो ऑब्जेक्ट है इट मीन्स दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास में, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। अब जब एक ऑब्जेक्ट था एक सब्जेक्ट था, अब अपने पास में दो ऑब्जेक्ट इट मींस दो सब्जेक्ट है। जो आपका मूड करे आप उसको पहले बनाएं। मेरा मूड करा मैं ए क्वेश्चन को पहले बनाऊंगा, इसका सब्जेक्ट बनाऊंगा। अब तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, तो मैंने ऑप्शन चुना ए क्वेश्चन। पास्ट सिंपल टेंस था, मैंने इसके हिसाब से लिखा वॉज। उसके बाद में आई थर्ड फॉर्म, मैंने लिख दिया आस्क्ड। और फिर ये कहा गया कि जो भी बच जाए उसको आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म के बाद में, मैंने लिख दिया हिम। और उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट आई, और आप बाय प्लस मी लिख दिया। लेकिन अभी ये आपका सेंटेंस गलत है। क्यों है, पहले मैं पूरा पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद में इसको बताऊंगा वापस लौट के आता है। अभी मैंने बनाया इसका, तो इसका मैंने जब सब्जेक्ट बनाया, बना आई, पास्ट सिंपल टेंस था, आपने देखा सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस वॉज लिखा, थर्ड फॉर्म आपने लिख दी गिवन। उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला उसको आपने लिख दिया, उसके बाद में आपने लिखा बाय प्लस हिम। ये आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो सर ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने सेम यही ट्रिक अपनाई है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, बाद में आपने अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाई है, थर्ड फॉर्म लगाई है, जो बच गया ऑब्जेक्ट उसको थर्ड फॉर्म के बाद में लिखा है, और उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपने लिखा है। तो ये तो आपका सही कैसे हुआ और यही आपका गलत कैसा हुआ। तो बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये कि जब कभी आप यहाँ देख पा रहे हैं एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कभी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये श्योर हो गया कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है, और अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है। लेकिन अगर आपने कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब थर्ड फॉर्म के बाद में लिखे तो बीच में आपको टू का यूज जरूर करना है। बहुत गौर से सुने, जब कभी आपको दो ऑब्जेक्ट मिले तो किसी एक को आप सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरे को आप थर्ड फॉर्म के बाद में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक मिलेगा आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन आपके पास में बहुत हैं, दोनों हैं, आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो ये निश्चित हो गया है कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना पड़ेगा। और जब कभी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद में लिखते हैं तो बीच में आपको टू का यूज जरूर करना है, अगर आप अपने सेंटेंस को करेक्शन देना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं तब। और अगर आप इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट बना लेते हैं तब कोई मैटर नहीं है, आप थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इसका एक बार ब्रीफ रिवीजन में और दूंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 पे, यदि किसी वाक्य में आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन मिले आपको इन, अपॉन, इनटू वगैरह, आफ्टर, बिफोर वगैरह, तो आप इसको थर्ड फॉर्म के बाद में राइट करते हैं। आप इसको थर्ड फॉर्म के बाद में लिखते हैं। देखते हैं कैसे। शी लुक्ड आफ्टर माई मदर, ही looks into this matter। आपके पास में दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं इसमें एक प्रीपोजिशन है, नो मैटर। आपको इससे डरना नहीं है, आपको वही काम करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आपने माई मदर का आपने सब्जेक्ट बनाया, माई मदर। दिस इज पास्ट सिंपल टेंस, आपने लिखा वॉज क्योंकि आपने इंडेक्स लर्न कर ली होगी। उसके बाद में आपने लिखी थर्ड फॉर्म, ओके इट्स टू राइट।
उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में आपको लिखना है आफ्टर। बहुत अच्छा, बहुत सही से बता रहे हैं आप। और बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे बाय हर। ये सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जिस प्रकार से मैं आवाज सुन पा रहा हूँ ये आप एकदम सही बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, दिस मैटर। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज। लुक का आपने देखा थर्ड फॉर्म लुक्ड होती है। उसके बाद में आपको इनटू लिखना है, जो प्रीपोजिशन है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। एक तो रहा ये तरीका कि जब भी कभी आपको प्रीपोजिशन दिखे तो आप उसको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिख देंगे टू मेक योर पैसिव वॉइस, अपना पैसिव वॉइस बनाने के लिए। चलो ठीक है, कभी हमें ऐसा लगे कि सर मुझे पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा प्रीपोजिशन है कौन सा नहीं है। काफ़ी सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो आपने पढ़े हैं, इन, अपॉन, इनटू, थ्रू, ओवर, अंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप आराम से पढ़े हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते जो नहीं दिखते। मैं एक बार बिना किसी प्रीपोजिशन के जाने ही इस सेंटेंस को करना चाहता हूँ। लास्ट वाली वीडियोज़ में मैंने पहला वीडियो आपको बताया था पैसिव वॉइस 40 मिनट में सीखें, दैट वाज टू इम्पोर्टेंट, बहुत ईजी था। और 40 मिनट में आपने पैसिव के टेंस के हर एक सेंटेंस को क्रैक कर दिया होगा। उसी के थ्रू सिखाना चाहता हूँ मैं। आप अभी इसको प्रीपोजिशन नहीं माने, आपको पता नहीं कि आफ्टर प्रीपोजिशन है। आपने वही काम किया, आपको पास्ट सिंपल टेंस नजर आया, आपने पहले देख लिया कि एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वॉज वर लगा लिया, फिर आपने थर्ड फॉर्म भी लिख दी। अब आपको बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन उसी के बीच मैंने ऐसे कहा था जो भी अदर वर्ड आपको मिले, अभी मुझे नहीं पता प्रीपोजिशन है, मेरे हिसाब से अदर वर्ड है, तो जो भी आपको अदर वर्ड मिले उनको आप थर्ड फॉर्म के बाद में राइट कर दें। वॉट एवर यू गेट इन काइंड ऑफ अदर वर्ड, जो भी आपको अदर वर्ड मिले उनको आपको थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है। थर्ड फॉर्म के बाद में आपने लिखा आफ्टर, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, जाने अनजाने में आपका ये रूल ऑटोमेटिकली सही हो गया। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अदर वर्ड्स को अगर आप थर्ड फॉर्म के बाद में राइट करते हैं तो न चाहते हुए भी आपका जो प्रीपोजिशन का रूल है वो ऑटोमेटिकली इसमें क्लियर हो जाएगा, जो अभी मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ। उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको दोबारा समझाना चाहता हूँ। इफ यू गेट डबल ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में आपको डबल ऑब्जेक्ट मिले, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होगा डबल सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के लिए आपके पास में डबल सब्जेक्ट आ गया, जो आप चाहें किसी को भी एक को सब्जेक्ट बना सकते हैं और जो बच गया उसको वो आपकी थर्ड फॉर्म के बाद में राइट करेंगे। लेकिन ध्यान इतना रखेंगे कि अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप वो आपकी थर्ड फॉर्म के बाद में लिखने जा रहे हैं तो बीच में आपको टू का यूज करना है। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद में लिख रहे हैं, नो मैटर, आप डायरेक्टली ही थर्ड फॉर्म के बाद में इसको राइट कर सकते हो, आपका सेंटेंस एकदम सही होगा। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा बात बची डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लिविंग बीइंग्स होते हैं। सर लर्न कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर आता है शॉर्ट फॉर्म में डी, डी मीन्स डेड, डेड मीन्स नॉन लिविंग बीइंग। तो जो नॉन लिविंग बीइंग्स होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहला जो लेटर हुआ था आई, आई मीन्स मैं, और मैं तो जिंदा हूं, इट मीन्स जो लिविंग बीइंग्स होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और किसी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब आप राइट करते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स को, तब आपको पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, जो जीवित है, जो लिविंग बीइंग है उनको लिखना है, और उसके बाद में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन, अगर आपको किसी वाक्य में प्रीपोजिशन मिले तो आपको उसको थर्ड फॉर्म के बाद में राइट करना है। कोई रूल से छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा आपका रूल है वैसे आप करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग आप, पैसिव के टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आपको पता है कि विदाउट थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस की कामना नहीं कर सकते। थर्ड फॉर्म आपने लिखी है, इसको आप प्रीपोजिशन माने ही नहीं, आप इसको अदर वर्ड माने और इसके जस्ट बाद में आप लिखे बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख दें। इट्स टू इजी, आप आराम से कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़े। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी करें आप। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लर्न तो आपको बहुत इजी वे में हो ही जाएगा, बट कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे एक नहीं, एक से हजारों सेंटेंस आप बनाएंगे
जितने भी रूल मैंने आज आपको पढ़ाए हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं, इनके अलावा पैसे इसके रूल्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया है तो आप ऐसे ही हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। रट्टा आपने मारा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश रटने का गेम नहीं है, इंग्लिश सीखने का गेम है। डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल जो कि 14 है, इट्स टू ईजी। अगर आपको मिले पीपल से दैट, we say that, they hope that, मतलब होप भी हो सकती, बिलीव भी हो सकती, कुछ भी मिले। पीपुल से दैट, वी से दैट, दे से दैट, पीपुल होप दैट, वी होप दैट, दे होप दैट, पीपुल बिलीव दैट, वी बिलीव दैट, दे बिलीव दैट, ऐसा सेंटेंस आपको मिले तो इसका एक ही आंसर रहेगा, इट इज। अगर आपका से आया है तो आप सेड लिख देंगे, होप आया है तो आप होप्ड लिख देंगे, मीन्स जो भी वर्ब आए उसकी थर्ड फॉर्म लिखना, बिलीव आए तो बिलीव्ड लिख देंगे, प्लस रेस्ट सेंटेंस, इट इज सेड दैट भी आप लिखेंगे, सॉरी दैट, और प्लस आप क्या करेंगे, जो रेस्ट सेंटेंस है उसको आप राइट कर देंगे। ये बहुत इजी हो गया कि जब भी सर सेंटेंस people say that, we say that, they say that, people hope that, we hope that, they hope that, people believe that, we believe that, they believe that, ऐसा कुछ आए तो it is say आए तो said, hope आए तो hoped, and believe आए तो believed that कर देते हैं। says जो वाक्य उसको वैसे वैसे राइट करते हैं। आपको लर्न हो चुका होगा। पहले मैं एक आधा सेंटेंस बताता हूँ, फिर हम ये सीखेंगे ऐसा ही क्यों लिखें, ऐसा ही कैसे लिखा, ये होगा कंसेप्ट। मैंने लिखा people hope that Ram will win the match. They say that the earth is round. The earth is राउंड। ये दो सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हैं, लिखना बहुत ईजी, आप आराम से कर सकते हैं। इट इज होप्ड दैट, और जो सेंटेंस आपके सामने लिखा उसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका आपने लिखा इट इज सेड दैट, और उसके बाद में आप लिख देंगे जो भी आपके पास में सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड। ये तो आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपने ऐसा सेंटेंस सर बनाया कैसे है, हम ऐसा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अब इसका मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हमने ये सेंटेंस कैसे बनाया है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वहीं से आप लिखना चालू करेंगे। हम बहुत अच्छा काम करे जा रहे हैं। बाहर वैसे बारिश हो रही है, इधर ऐसे बारिश हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा पढ़ने में, क्यों अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, तो कितना भी बड़ा सेंटेंस आप देख पाएंगे, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, पीपल होप, लोग आशा करते हैं, दिस इज कनेक्टेड, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट अनदर सेंटेंस, एक दूसरा सेंटेंस मिला है। आगे वाले सेंटेंस हमें मतलब नहीं है, कनेक्टर से पहले जो भी है हमें उसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, आगे वाले आपको एज इट इज लिखना है। इट मीन्स दैट कनेक्टर, इसका भी कोई रोल नहीं है। मेरे पास में सेंटेंस बचता है पीपल होप, इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नाम लेते मेरे दिमाग में आया प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया है कि इंग्लिश के सेंटेंस में हम टेंस कैसे पहचानें, उस वीडियो को आप जरूर देखें कि उसके बाद से पैसिव आपकी बहुत क्लियर होने लग जाएंगे। आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का नाम लेते आपके दिमाग में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैं। ओके, थर्ड फॉर्म भी आपको राइट करना है, बट जैसे आपने स्टार्ट किया आपको सबसे पहले जरूरत पड़ी सब्जेक्ट की, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं था तो मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इज, एम, आर कैसे लगाऊं, बड़ी दिक्कत है। तो हम जो काल्पनिक अपने इमेजिनरी जो सब्जेक्ट होते हैं, इट अथवा देयर, उनमें से हमने लिया इट। इट हुआ, इट के अकॉर्डिंग हमने लगाया इज, क्योंकि ये सिंगुलर था इज,
थर्ड फॉर्म हमने लगाई होप्ड, और हमें पता है कि अभी हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आए तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, और पीपुल भी उन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में था, इसलिए हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, और दैट के बाद में हमें एज इट इज राइट करना था। इस पे आते हैं, यहाँ से हम एज इट इज राइट करेंगे क्योंकि आगे वाला सेंटेंस है। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, इजी मार मेरे माइंड में आया, ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट नहीं बना, काल्पनिक हमने सब्जेक्ट लिया, इट के अकॉर्डिंग हमने लगाया इज। उसके बाद में हमने लिखा थर्ड फॉर्म सेड, बाय प्लस ऑब्जेक्ट में लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें भी आपके एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, पीपल, वी, दे, ऑल, ये सभी उसमें अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में थे और जिनको हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते थे, इसलिए हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। और उसके बाद में दैट प्लस जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था आपने उसको राइट कर दिया। उम्मीद है आपको ये लर्न भी हो चुका होगा और साथ में आपने इसको एंजॉय भी किया होगा इसको सीखने का। उसके बाद में जो 15th एंड लास्ट रूल है कि कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जो बाई अपना फॉलो नहीं करवाती। मैंने एक बार स्टार्टिंग में कहा था हर जगह बाई लगे जरूर नहीं है। जैसे आप देख पाएंगे कुछ ऐसे प्रिपोजिशन है जो बाई की जगह आते हैं। इन, आप इंटरेस्ट, उसके बाद में है जैसे इंटरेस्ट है आप उसमें इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद में बात करें विद, तो आप देख पाएंगे जैसे मैरिड हैं। उसके बाद में है अननोइड है, एट भी होता है नोड के साथ में, विद है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं एट, एस्टोनिस्ट। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे टू है, तो आप जानते हैं कि नो के साथ में टू का यूज़ होता है। तो ये ऐसे वर्ड है जैसे आपने कहा आई नो दैट मैन, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दैट मैन इज, थर्ड फॉर्म नॉन। फिर में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं करके आप टू प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे मी। उम्मीद है जब ऐसे कुछ वर्ब्स आए तो उनके साथ में बाई का यूज़ नहीं करके आप विद का, इन का, एट का, टू का, इनका यूज़ करें। उम्मीद है ये वाले जो हैं आपको रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं चाहता हूँ इनका एक ब्रीफ जो है छोटा सा आपको रिवीजन में करवा दूँ इसका। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि 2 मिनट और लूँगा मैं आपके, ताकि ये पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो और इसके बाद में कभी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके रिवीजन पे। लगभग सभी जो मेजरली एग्जाम्स में आ चुके रूल्स हैं मैंने आपको कंसेप्ट वाइज समझा दिए हैं, आप आराम से लर्न कर सकते हैं। अब आप लर्न कैसे करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप देख पाएंगे इसका ब्रीफ जो जैसे हर बार हमने इसका रिवीजन किया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हमने लिए हैं इसमें, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली ऐसे करके 15 रूल आप राइट कर सकते हैं। इसमें आपने कहा कि अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो हम लिखते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। अगर डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो, आप हिंट में लिखें रूल नंबर 2, तो आप लिखेंगे लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। थर्ड था प्लीज़ अथवा काइंडली से स्टार्ट हो तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और शेष वाक्य ऐसे ऐसे लिखेंगे। चौथा था प्लीज़, काइंडली, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो तो आपसे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस शेष वाक्य मैंने बता दिया था आपको कि प्लीज़ काइंडली को हटाकर लेट आए। तो इसका बहुत इजी था कि रूल नंबर पहला जो था उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिखना था। उसके बाद मैंने आपको बताया 6th रूल, तो वो था इन्फिनेटिव, जिसमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती थी और उसका आपको 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करना होता था। उसके बाद मैंने आपको बताया इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लर्न भी करवा दिया था। 8th रूल पे आते हैं, मॉडल्स थी और मॉडल्स में हम क्या करते हैं, बी जोड़ देते हैं। 9th रूल की बात करें तो हु आया था, जिसके स्थान पे हम क्या करते हैं, हुम, और अगर हुम आए तो उसके स्थान पे हम करते हैं हु। ये 10वां रूल था कि हुम आए तो हु करेंगे, हु आए तो हुम करेंगे। 11वां रूल था आपका अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें आपको मैंने बताया समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, विद, ऑल, ऐसा कुछ आए तो उसमें हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर नो वन, नबडी, नन, नथिंग आए तो उसमें हम वाक्य को नेगेटिव भी कर देते हैं। उसके बाद में 12वां जो रूल था वो था डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब था डबल सब्जेक्ट, तो किसी एक को आप सब्जेक्ट बना लेंगे, किसी एक को आप तो आपके थर्ड फॉर्म के बाद में लिखेंगे जो बच गया। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपके थर्ड फॉर्म के बाद में लिख रहे हैं तो आपको टू का यूज़ करना है। 13th जो रूल था वो था प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन ये बोलता है कि जब भी प्रेपोजिशन आए वो आपके थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है। अगर नहीं समझ में आए तो भी अदर वर्ड को आपके थर्ड फॉर्म के बाद में लिखें, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। 14th रूल मैंने बताया, पीपल से दैट, वी से दैट, दे से दैट, ऐसा कुछ आए तो हम ऐसा ऐसा लिखते हैं, इट इज़ सेड दैट, इट इज़ सेड। होप आए तो होप्ड, बिलीव आए तो बिलीव्ड, और कुछ ऐसी वर्ब जैसे इन था, ये प्रीपोजिशन है, विद है जिसमें मैंने बताया इंटरेस्ट इन, मैरिड विद, एस्टोनिश्ड एट, अननॉयड विद, ऐसे कुछ करके। उसके बाद मैंने बताया टू, तो टू का जैसे नो आए तो नो के स्थान पे, नो के बाद में हम टू का यूज़ करते हैं। ये पूरे रूल हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आप आराम से ऐसे एक बार आप रफली इसका जब रिवीजन करेंगे तो आप आराम से उसको राइट कर सकते हैं। बहुत मेहनत से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो रूल आपको समझ में नहीं आया, ये लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी डाल सकते हैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको पढ़ाना है, नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको समझाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो के बाद में आपको कभी पेशो इसका वो दूसरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।